से चुनावी बिगुल बजा, चुनाव आया हुआ, चुनावी परिणाम आया, उसके बाद भी काफी उल्टा पटक लगी थी। सारी जद्दोजहद को दूर करते हुए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी यानी कि नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार कल शपथ ग्रहण करेंगे। लेकिन इस चुनाव में तमाम तरह की बातें हुई और उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को 2024 चुनाव में काफी तगड़ा झटका लगा। तो आखिर मामला क्या है? अयोध्या की बात की जाए, भारतीय जनता पार्टी हार गई। प्रयागराज की बात की जाए, भारतीय जनता पार्टी हार गई। अरे भारतीय जनता पार्टी ऐसी ऐसी जगह से हार गई कि जिसको सोच पाना भी, सपने में भी कुछ लोग नहीं सोच सकते थे। हमारे साथ मौजूद है आज प्रशांत केसरी जी, और आज हम बात करेंगे इनसे, तमाम ऐसी चर्चा होगी। और आप लोग के दिल में भी अगर कोई सवाल हो तो कमेंट्स के माध्यम से लगातार रखते जाइए। आपके सवालों का जवाब देने के लिए आज हम लाइव आ गए। तो सबसे पहले स्वागत है आपका प्रशांत जी। बहुत बहुत धन्यवाद कपिल जी, और आपके बेबाक न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। एक लोगों में कई भ्रांतियां हैं कि आखिर बीजेपी को इतनी तगड़ी करारी हार उत्तर प्रदेश से कैसे मिली? उत्तर प्रदेश 2017 के बाद एक ऐतिहासिक प्रगति पर है। हम लोगों ने इस चुनाव में देखा कि विपक्षी गठबंधन, इंडिया गठबंधन ने जिस प्रकार से पूरे समाज में एक व्यापक झूठी चर्चा फैला करके, झूठा नैरेटिव गढ़ के, इसमें दो प्रमुख बातें रही। एक तो हमारे दलित समाज के बीच में हमारे उन भाइयों को ये बताया गया कि भारतीय जनता पार्टी अगर आएगी तो इस देश में आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा। ये झूठा नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की गई। दूसरा, हमारी माताओं बहनों और गरीब महिलाओं के साथ, गरीबों के साथ इस प्रकार का भद्दा मजाक किया गया कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो आपको 1 लाख रुपए सालाना युवाओं को और हमारी महिलाओं को 8500 रुपए प्रति माह। आज आप देख रहे हैं कांग्रेस मुख्यालयों में वो महिलाएं, वो बाकायदा फॉर्म भरवाए गए। तो इस प्रकार के ये जो झूठ गढ़ा गया और इस देश की जनता को भ्रमित किया गया है, इसकी वजह से हमारे उत्तर प्रदेश की भोली भाली जनता उनके कहीं ना कहीं बहकावे में आ गई, जिसकी वजह से आज पूरे उत्तर प्रदेश में केवल और केवल आशा मोदी जी और योगी जी से है। आज वो जनता पछता रही है कि हम इनके भ्रम में आ गए हैं, और ये कहीं ना कहीं इस भ्रम में फंसने के कारण उत्तर प्रदेश में हमारी सीटें कुछ कम हुई हैं। प्रशांत जी, अगर उत्तर प्रदेश की बात किया जाए तो सन 2014 में 72 सीटें, 2019 में लमसम लगभग 64 सीटें, और 2024 में 80 में के 80 नारा दे रहे थे आप लोग। भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे थे 80 में से 80 हमारी। वहीं पे अखिलेश सिंह यादव जी कह रहे थे कि 80 में 79 हमारी। क्यूटो में एक लड़ाई है, वो भी अब हम जीत रहे हैं। तो आखिर इतनी तेजी से भारतीय जनता पार्टी को नीचे गिरना? मैंने जैसा कि पहले ही कहा कि जिस प्रकार का एक नैरेटिव, झूठा नैरेटिव, फेक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश विपक्ष द्वारा की गई है। दूसरा, समाज को तोड़ने का, जातीय गणित के हिसाब से समाज को एक तोड़ने की साजिश रची गई। और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, हम सब इसमें विचार कर रहे हैं कि ऐसे हार के हमारे प्रमुख कारण क्या रहे हैं और किन किन कारणों से हमारा जो मतदाता रहा है, राष्ट्रवादी मतदाता रहा है, हमारे भारतीय जनता पार्टी का समर्थक रहा है, जिसने हमें 2017, 2019, 2022 और 2019 में हमको विजय दी, ऐतिहासिक विजय दी है। किन कारणों से और किन कारणों से हमारी सीटें कम हुई है, और 80 सीटों का जो हमने लक्ष्य लिया था वहां हमारी क्या क्या कमियां रह गई है, इस पे हम विचार कर रहे हैं। इस पे हम देख रहे हैं कि क्या क्या विषय रहे हैं, कार्यकर्ताओं का मनोबल हमारा क्यों नीचा रहा है, हमारे समर्थक क्यों मौन रहे हैं, किन किन कारणों से हमारे इस विजय अभियान को बट्टा लगा है, चोट पहुंची है हम, और किन कारणों से। एक तो ये विपक्षी गठबंधन का एक विषय रहा है कि उनका झूठा नैरेटिव फैल गया और हम अपनी सच बात नीचे तक, जनता तक नहीं पहुंचा पाए। इस पे हम गंभीरता पूर्वक विचार कर रहे हैं, और इस पे बहुत जल्द ही आपको पूरा उत्तर प्रदेश सहित कौशाम्बी सीट के विषय में भी आपको जानकारी। 2024 की बात किया जाए तो महंगाई और बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा रहा, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? निश्चित रूप से पिछले 10 वर्षों से विश्व की व्यापक परिस्थितियों को देखते हुए अगर आप पूरे विश्व का मूल्यांकन करिए, जब विश्व दो युद्धों के समय, चाहे वो रूस का युद्ध चल रहा हो और चाहे वो फिलिस्तीन का और इजराइल का युद्ध चल रहा हो, ऐसी विषम परिस्थितियों में जब कोरोना इस पूरी दुनिया में आया, संपूर्ण दुनिया की जो जीडीपी है वो डाउन हुई, ऐसी विषम परिस्थितियों में भी भारत सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में भारत के विकास इंजन को लगातार बनाए रखा। भारत में जिस प्रकार की स्थिति थी उसके बाद भी
आप देखें कि भारत में लगातार महंगाई को नियंत्रित करे रखा और ये महंगाई मुद्दा एक नेरेटिव गढ़ने की कोशिश की गई। आप देखिए भारत के पुराने इतिहासों को उठा करके देख लीजिए, 1952 से लगातार इस देश में महंगाई एक मुद्दा बनाया जाता रहा है, लेकिन इस देश की जनता बहुत समझदार है। आज आप देखिए समाज में हर वर्ग में खुशहाली आई है। 25 करोड़ लोगों को हम लोगों ने गरीबी रेखा से नीचे उठाने, गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का काम मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। तो ये विपक्ष द्वारा एक फैलाया जा रहा भ्रांति है। और आप पूरे आप इस देश इस चुनाव को न केवल उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बल्कि इसको पूरे देश के संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को एक ऐतिहासिक विजय 10 वर्षों के कार्यकाल के बाद प्राप्त हुई है। उत्तर प्रदेश में अगर आप इसको भौगोलिक सीमा के हिसाब से देखेंगे तो जहां इस देश की 40 करोड़ जनता रहती है, वहां पर हमें महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में हमारे अपेक्षानुरूप रिजल्ट कम आए हैं। बाकी इस देश की 100 करोड़ जनता जहां रहती है, जिस भूभाग में रहती है, वहां भाजपा को, एनडीए को भरपूर समर्थन और आशीर्वाद दिया है। इसी चुनाव में 4 राज्यों के चुनाव हुए, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, आपका आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। इन चारों राज्यों में एनडीए को ऐतिहासिक बढ़त प्राप्त हुई है। उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की पहली बार सरकार बन रही है, आजादी के बाद वहां पहली बार सरकार बन रही है। ये हम सब लोगों को देखना है कि पूरे भारतवर्ष में मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी एनडीए परिवार को ऐतिहासिक सफलता और ऐतिहासिक आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। इस संदर्भ में हमें इस चुनाव को भी देखना चाहिए। 2024 में युवाओं की बात किया जाए तो उन्होंने बढ़ चढ़कर जो है बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को पेपर लीक के मुद्दे से नकार दिया। पेपर लीक निश्चित रूप से एक मुद्दा रहा है, लेकिन योगी जी आप 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश देखिए। उत्तर प्रदेश की जिस प्रकार की दयनीय स्थिति थी, यहाँ पर जिस प्रकार का गुंडागर्दी और सिंडिकेट का पूरे अपराध से भरा उत्तर प्रदेश था, और आज भी लगातार योगी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार और इन सिंडिकेटों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस को लेकर के कार्यवाही लगातार की जा रही है। आज एक उत्तर प्रदेश में भय मुक्त वातावरण बना है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये षड्यंत्र हुआ है। हमारे युवाओं के मन में एक निराशा आई है, कुछ पेपर लीक हुए, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में एक मौका, एक चेतावनी, निश्चित रूप से हमें चेतावनी मिली है। ये हमें झकझोरने वाली है, हमको अपने कार्य पद्धति पे निश्चित रूप से विचार करने वाली है, और योगी जी के पावन नेतृत्व में, क्योंकि योगी जी जिनका पूरा प्रदेश परिवार है, उनका अपना निजी कोई एजेंडा नहीं है। अखिलेश यादव जी अपने पिता की विरासत को संभाल रहे हैं। मायावती जी एक अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलाते हैं। उत्तर प्रदेश के जो भी दल है, ये सब प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं। मोदी जी और योगी जी के लिए राष्ट्र और इस राष्ट्र में रहने वाले सभी परिवार उनका अपना परिवार है, उनके लिए वो संघर्ष करते हैं। तो आज भी उत्तर प्रदेश में, आज भी आप कोई सर्वे कर लीजिए, अगर उत्तर प्रदेश को कोई आशा है तो केवल योगी जी से आशा है। 2022 की बात किया जाए तो समाजवादी पार्टियों ने एकदम धमके की चोट पे कहा था। समाजवादी पार्टी, कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट में हम आप खड़े हैं और कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट की ही आज बात कर लेते हैं। धमके की चोट पे समाजवादी पार्टी ने कहा था कि 3 की तीनों सीटें हम ले जाएंगे और मेहनत करेंगे, कड़ी मेहनत करेंगे, और 3 की तीनों सीटें ले गए। यहाँ तक कि यहाँ के उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी को भी हार का सामना करना पड़ा। 2024 की बात किया जाए तो पहले ही समाजवादी पार्टियों ने कहा कि जीत हमारी है, और जीत भी। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप पूरे उत्तर प्रदेश की समीक्षा करिए। समाजवादी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में एक झूठा नैरेटिव खड़ा करके, कौशाम्बी 2022 की चुनाव की समीक्षा हो चुकी है। कौशाम्बी में भी जिस प्रकार का झूठा नैरेटिव फैलाया गया और एक प्रकार से ऐसा वातावरण निर्माण हुआ कि 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश के अंदर सपा की सरकार बनने वाली है। उस झूठे नैरेटिव में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जनता के साथ कुछ सीटों पे कौशाम्बी की जनता भी उस नैरेटिव में फंसी, और जातीय समीकरण के हिसाब से समाज को तोड़ने के कुचक्र में वो कामयाब हो गए। कहीं ना कहीं निश्चित रूप से हम अपनी बात जनता तक जितनी गहराई से, जितना जुड़ करके हमको पहुंचाना चाहिए, वहां हमारा फेलियर हुआ है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इस पे लगातार काम कर रही है। अपने संगठनात्मक ढांचे, अपने कार्यकर्ताओं के बल पर हम फिर से जनता के बीच जाएंगे, और जो भी हमारी कमियां रह गई हैं, और कौशाम्बी के लिए तो निश्चित रूप से हम सब कार्यकर्ताओं के लिए एक विचारणीय विषय है। हम सब बहुत ही परिश्रम के साथ मोदी जी, योगी जी और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ हर बूथ पे जाकर के जहां भी समस्या है उसको दूर करने का प्रयास करेंगे, और एक बार फिर से कौशाम्बी की जनता का मन हम लोग जीतेंगे, विश्वास जीतेंगे। यह हम सब लोगों को पूरा विश्वास है। 2 बार के भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे सांसद विनोद सोनकर जी को तीसरी बार यहाँ से जब भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी बनाया गया, उसके बाद जनता में काफी आक्रोश था। अगर बात किया जाए सैयद पठान अंसारी और घिवदेत बामन नरिया, ऐसे तमाम भाषण
उन्होंने बयान दिए थे, जिससे लेके ब्राह्मण, ठाकुर, क्षत्रिय एंड व्यापारी वर्ग काफी नाराज था। फिर भी समय रहते इस पे देखिए, अब ये सब चर्चा चुनाव के पहले की थी कि ऐसे विवादों इन सब वीडियो को फैला करके उनके खिलाफ फेक अवधारणा खड़ी करने की कोशिश की गई। चुनाव का परिणाम बताता है विनोद सोनकर जी पिछली बार से ज्यादा वोट पाए हैं। आप कौशाम्बी सीट की अगर समीक्षा करें तो कौशाम्बी सीट में हमेशा त्रिकोणीय मुकाबला हुआ है। अब की मुकाबला सीधे होने की वजह से जो हमारा तीसरा हमारे जनसत्ता दल का वोट था, वो वोट हमारी तरफ शिफ्ट नहीं हुआ है। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी यहाँ 1 लाख वोटों से पिछड़ गई है। ऐसा जो एक विनोद सोनकर जी के खिलाफ, विनोद सोनकर जी एक ऐतिहासिक सांसद के रूप में हमेशा याद किए जाएंगे। उन्होंने जो विकास, चाहे वो राम वनगमन मार्ग हो, चाहे वो बौद्ध सर्किट से कौशाम्बी को जोड़ने की बात हो, चाहे वो जिला मुख्यालय में रोडवेज बस स्टॉपेज की बात हो, चाहे मेडिकल कॉलेज से जोड़ने की बात हो, आज जितने भी ओवरब्रिज है रेलवे को, तो भारतीय जनता पार्टी ने कौशाम्बी में विकास की जो 10 सालों में, पिछले 10 सालों में जो विकास की गंगा बहाई है। आप इस कौशाम्बी का नहीं, पूरे देश, पूरे उत्तर प्रदेश का विकास की बात करेंगे तो कौशाम्बी एक पलड़े में रहेगा और 60 साल का विकास, विपक्षियों का विकास एक तरफ रहेगा, फिर भी कौशाम्बी का पलड़ा भारी रहेगा। वही बात कौशाम्बी में भी लागू होती है। एक झूठा नैरेटिव फैला करके विनोद सोनकर जी के विषय में तमाम वीडियो फैला करके एक उनके गुडविल को, उनकी जो एक अच्छी छवि थी, उसको धूमिल करने का प्रयास किया गया है। अब तो मतदान हो गया है, अब सारे रिजल्ट आ गए हैं। एक बात एकदम स्पष्ट हो गई है, जो जनसत्ता दल का 1.5 लाख वोट था, वो वोट भारतीय जनता पार्टी को न मिलके सपा को मिल गया। हम जनसत्ता दल का वोट जनसत्ता दल के समर्थकों को अपने साथ नहीं लाके खड़ा कर पाए और विनोद सोनकर के खिलाफ जो फेक नैरेटिव खड़ी करने की कोशिश की गई, उसको जनता ने नकार दिया है। वो मतगणना से एकदम स्पष्ट हो जाता है। अगर बात किया जाए जनसत्ता दल के, तो रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, उन्होंने हमेशा ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी का खुलकर एकदम सपोर्ट किया, वो भी बिना कोई शर्त। अगर एक सीट की बात थी, लगातार चर्चा चल रही थी सूत्र टिकट मिलने से पहले कि शैलेंद्र सरोज जी को जनसत्ता दल से टिकट मिल सकता है, उसके बाद टिकट नहीं मिला। फिर भी राजा भैया ने तो केवल यही कहा था ना कि स्वतंत्र हैं आप लोग अपने हिसाब से, अपने जनसत्ता दल के समर्थकों को आप कहीं भी जा सकते हैं, अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग किए। तो आखिर भारतीय जनता पार्टी उनके समर्थकों को क्यों नहीं ला पाई? हाँ, ये हमारी फेल्योर रही है कि हम जनसत्ता दल के समर्थकों के बीच में अपना विश्वास हम जमाने में फेल हुए हैं। उसका एक प्रमुख कारण ये रहा है कि पिछले 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी जनसत्ता दल के विरुद्ध वहां पर के चुनाव लड़ी है। विनोद सोनकर जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, वो चाहे 22 का विधानसभा का चुनाव हो, उसके पहले 2 लोकसभा के चुनाव रहे हो, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा जनसत्ता दल के कार्यकर्ताओं से संघर्ष किया है। आज ऐसी परिस्थिति बनी कि जनसत्ता दल इस चुनाव में नहीं थी और ऐसी विषम परिस्थिति में जनसत्ता दल के कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी का समर्थन मिले, इसके लिए प्रयास जो किया गया है। लेकिन जनसत्ता दल के कार्यकर्ताओं को, चूंकि हमारा दल लगातार उनके विरुद्ध 10 साल हमने उनके विरुद्ध संघर्ष किया, चुनाव लड़ा, वो हमारी परिस्थिति थी क्योंकि जनसत्ता दल 2019 में लोकसभा चुनाव में हमारे सामने थी, उसके पहले विधानसभा चुनाव में हमारे सामने थी। अगर सही पूछिए तो जनसत्ता दल के विरुद्ध, उनके नेता के विरुद्ध जितना सपा के लोगों ने उनका अपमान किया है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका अपमान कभी नहीं किया। हम लोगों को याद होगा इंद्रजीत सरोज ने पिछले चुनाव में राजा भैया के विरुद्ध किस प्रकार की बयानबाजी की, अखिलेश यादव जी ने किस प्रकार राजा भैया के विरुद्ध बयानबाजी की। लेकिन आज राजनीतिक कारणवश सही उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का सांसद हमारे लिए कम मुफीद होगा, इसलिए उनके समर्थकों ने अपने निजी और छोटे स्वार्थ के लिए आज सपा के सांसद को समर्थन दिया है। निश्चित रूप से हम लोग इस पे विचार करेंगे और ये लोकतंत्र में देखिए अंतिम जीत जनता की होती है। लोकतंत्र में जनता हारती जीतती है, क्योंकि जो जनप्रतिनिधि हम चुनते हैं उसकी सेवा सीधे जनता को प्राप्त होती है। पिछले राजा भैया जी लगातार जो है, मैं उनका कहना है, अगर उनका कोई भी स्पीच सुनेंगे तो नरेंद्र मोदी जी और योगी जी और अमित शाह जी से अच्छे संबंध होने की बात करते हैं। वहीं पे जब अगर बात हुई थी तो कुंडा में आके केंद्रीय मंत्री क्या नाम, अनुप्रिया पटेल जी ने भरे मंच से उनपे एक स्पीच दे दी थी कि राजा अब रानी की कोख से नहीं ईवीएम से पैदा होता है। बस वहीं से सियासत गरमाई थी। इस पे क्या कहना चाहेंगे? इसमें देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। राजा भैया जी एक प्रदेश स्तर के नेता हैं, उनकी एक राष्ट्रीय छवि है। अनुप्रिया पटेल जी लगातार अपने दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अब उनके बीच क्या संबंध है, उन्होंने क्या बोला है, इस विषय में मुझे टिप्पणी करना मुझे लगता है उचित नहीं है। अब चुनाव हो चुके हैं, राजनीति में बयानबाजियां
कई बार हो जाती हैं, लेकिन मुझसे अच्छा रहेगा कि अनुप्रिया पटेल जी इस विषय में बोलेंगी तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। मुझे लगता है इस विषय में नहीं, आपको जानकारी में बता दें कि मंच से उन्होंने बोला कि अब राजा कोई जो है रानी की पेट से नहीं ईवीएम से पैदा होता है। वहीं पे राजा भैया जी का भी तो बयान आया था कि ईवीएम से जनप्रतिनिधि पैदा होता है। बस यहीं से सियासत गरमाई। और राजा भैया की अगर बात किया जाए तो राजा भैया ने खुले शब्दों में कहा था कि स्वतंत्र है जनता, किसी को भी अपने बुद्धि विवेक से वोट कर सकते हैं। तो ऐसे बयान का तो कोई मतलब ही नहीं निकलता था। देखिए, लोकतंत्र में सीधी सी बात है, जनता को कोई भी अहंकारी भाषा पसंद नहीं है। वो अहंकारी भाषा अगर कोई भी नेता बोलेगा तो जनता उस बात को रिजेक्ट करती है, जनता उस बात को गौर करती है। लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है, इसलिए जनता को कोई भी बात अगर आप ऐसे बोलेंगे जो जनता के हृदय को चुभती है, जनता को चैलेंज करती है, तो उसका विपरीत परिणाम उस व्यक्ति को, उस दल को उठाना पड़ता है। प्रशांत जी, 240 सीटें बीजेपी की आई है पूरे चुनाव में, और वहीं पे देखा जाए तो एनडीए अभी यहाँ तक 240 का आंकड़ा इंडिया टच नहीं कर पा रही है। लेकिन फिर भी 240 से सीटें पाने के बाद एनडीए के तहत पूर्ण बहुमत का सरकार बना रहे हैं अगर देखा जाए तो। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों में एक हताशा है, निराशा है, ये क्यों? देखिए, हम एक बड़े लक्ष्य, एक बड़े सपने को लेकर के चलते हैं। हताशा निराशा भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं में एकदम नहीं है। हमारी सरकार बन रही है। कल 7 बजे प्रधानमंत्री जी इस देश में तीसरी बार पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बाद तीसरी बार वो शपथ लेने जा रहे हैं। इस देश में 2024 के पहले भी एनडीए सरकार थी और 2024 के चुनाव के बाद भी एनडीए सरकार बनने जा रही है। लेकिन हमने जो एक परीक्षा परिणाम, हमारा जो परिणाम था, जो हमने एक लक्ष्य लिया था, उस लक्ष्य से हम थोड़ा कम हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता निश्चित रूप से उनके चिंतन और मंथन का विषय है। जहां पूरे देश की बात है, हम गुजरात के अंदर 26 में से 25 सीट जीत के आए हैं, मध्य प्रदेश के अंदर पूरी की पूरी सीट जीत के आए हैं, हमारे 14 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया है। तो हमारी भारतीय जनता पार्टी आज पूरे एक देशव्यापी पार्टी बनी है। केरल में भी हमारा खाता खुला है, दक्षिण भारत के में हमारा आज मत प्रतिशत लगातार बढ़ा है। आप देख रहे हैं जिस प्रकार की हिंसा केरल के अंदर हमारे प्रदेश अध्यक्ष की फोटो को रख करके बकरा को काटे कर, इस प्रकार का एक मोहब्बत की दुकान चलाने वाले लोग एक गलत संदेश दे रहे हैं पूरे देश के अंदर। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर जिस प्रकार हिंसा, उनके विरुद्ध नफरत फैलाई जाती है, ये भी आज देश को समझना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी नक्सलियों के खिलाफ, आतंकियों के खिलाफ, समाज के गुंडों के खिलाफ अगर खड़ी होती है, हम भारत माता की जय बोलते हैं, वंदे मातरम बोलते हैं, हम इस देश में भ्रष्टाचार के विरुद्ध कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या, जिस प्रकार से उनके खिलाफ षड्यंत्र किया जाता है, यह भी इस देश के लोगों को समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। क्योंकि मुझे लगता है आज आपके एक वोट की ताकत से आप आज सरकार बदल सकते हैं, सरकार बना सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार की एक नफरती वातावरण पूरे देश में बनाया जाता है, आने वाले दिनों में अगर कांग्रेस जो मोहब्बत की दुकान चलाती है और इस प्रकार की हिंसा के विरुद्ध नहीं बोलती है, तो शायद यह भी अधिकार कांग्रेस हमसे छीन ले। इसलिए इस देश की जनता को यह देखना और समझना चाहिए। प्रशांत जी, एक आखिरी सवाल, उत्तर प्रदेश की एक ऐसी सीट अयोध्या, जिसके हार जाने पे पूरा भारत कहीं ना कहीं एक दूसरे पे व्यंग की बाढ़ छोड़ रहा है, सोशल मीडिया पे इसको लेके एक मुहिम से छिड़ गई है, उस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अयोध्या का जैसे ही नाम हम लेते हैं, वैसे ही हमारा हृदय, हमारे शरीर में हमारा मन रोमांचित हो जाता है। अयोध्या का नाम लेते ही हमारा 492 वर्षों का संघर्ष हमें याद आता है, वो 76 युद्ध हमें याद आते हैं, 4 लाख लोगों का जो वहां पर उन्होंने बलिदान दिया, सनातनियों ने बलिदान दिया। अयोध्या का नाम लेते ही हमें वो व्यापक दृश्य याद आता है। मैं बार बार कह रहा हूं, हिंदू समाज को तोड़ने के लिए, सनातन समाज को तोड़ने के लिए, राष्ट्रभक्त समाज को तोड़ने के लिए, भारतीय समाज को तोड़ने के लिए एक बहुत व्यापक वर्ग है जो इस तरह का फेक नैरेटिव चला करके इस समाज में कैसे फूट आए। चुनाव है, राजनीति में हार जीत होती रहेगी, इसकी समीक्षा होगी, लेकिन मैं एक आपके मंच, आपके इस बेबाक न्यूज के माध्यम से देश के और सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं कि अयोध्या हमारा पुरुषार्थ है, हमारा गौरव है। श्री राम जी का जो वो पूरे राम राष्ट्र के प्रतीक है, और अयोध्या वासियों ने कोई कभी दगा नहीं किया है। अयोध्या के लोगों ने, अयोध्या विधानसभा सीट हम जीते हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी 4500 वोट से विजय होकर के आए हैं, और ये अयोध्या का मामला पूरे देश के लिए
रोमांचित करने वाला विषय है। इसलिए निश्चित रूप से अगर हमें वहां विजय हार मिली है तो हमारे कार्यकर्ताओं में, हम सबके मन में भी क्षोभ है। और वो केवल अयोध्या को लेकर के नहीं है, उत्तर प्रदेश की सीट में, हमारी वाराणसी की सीट में भी हम कम वोट पाए हैं, हम प्रयागराज की सीट हारे हैं जहां पर आतताइयों गुंडों से हमने मुक्ति दिलाई है। तो निश्चित रूप से आज जो उत्तर प्रदेश के युवा मतदाता है या मतदाता है, उनकी एस्पिरेशन बढ़ी है, उनकी आकांक्षाएं बहुत ज्यादा बढ़ी है। उन आकांक्षाओं की पूर्ति केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। उस पर हम विचार करेंगे, इस पे हमारी पार्टी, हमारे शीर्ष नेतृत्व में चिंतन मंथन करेगा और निश्चित रूप से आप आगे आने वाले चुनाव में देखेंगे कि हम लोग कैसे रिकवरी करते हैं और एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपने चरम को प्राप्त करेगी, जनता का विश्वास प्राप्त करेगी, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। अयोध्या के लेके सोशल मीडिया पे तमाम तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही। सोशल मीडिया अगर आप कहीं गौर किए होंगे आप भी, तो कि अयोध्या जाना तो प्रसाद बाहर से लेके जाना, घर से लेके जाना, होटल से लेके नहीं, ऐसे ऐसे बहिष्कार करो वहां के लोगों को। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो लोग भी चला रहे हैं उनकी जांच होनी चाहिए। वो सब लोग फेक लोग हैं। ये सब लोगों का समाज के प्रति कोई संवेदना नहीं है। वो समाज में कोई काम नहीं करते हैं, वो केवल बैठ करके पोस्टों को कॉपी पेस्ट करने का काम करते हैं। ऐसे लोग जो समाज के हित चिंतक नहीं हो सकते हैं। जीत हार ये हर मुकाबले का यही परिणाम होता है। जीत में हम सीखते हैं और हार में हमको विचार करने का मौका मिलता है, उसमें हम सीख करके आगे बढ़ते हैं, कहाँ कमियां रह गई उसको सुधार करेंगे। लेकिन लोकतंत्र में जिन लोगों ने हमें मत नहीं दिया है, उनका मत हमें फिर से प्राप्त करना है। किसी कारण से अगर हमारा विश्वास वहां कम हुआ है तो उस विश्वास को हमें जीतना है। किसी के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना बिल्कुल अनुचित बात है। और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से मैं फिर से निवेदन करूंगा, इस प्रकार के फेक नैरेटिव में आप मत फंसे, गलत बातों का समर्थन मत करें। चाहे वो अयोध्या हो, चाहे उत्तर प्रदेश की कोई भी सीट हो, हर जगह अगर हमें जहां कम मत मिले हैं उस पे हम सबको चिंतन मंथन करना पड़ेगा। अपने सेवा परिश्रम के बल पे एक बार पुनः हमें इस समाज का विश्वास जीतना है। और यही जनता, इस जनता को भी आज आप खुद सर्वे कर लीजिए, इस जनता को भी योगी मोदी जी से कोई शिकायत नहीं है। जहां पर भी हमारी लोकल लीडरशिप, हमारे प्रत्याशियों के विरुद्ध अगर कोई भी शिकायत रही है, उनके प्रति उनका गुस्सा रहा है, तो वो गुस्सा का प्रकटीकरण हुआ है, उसको हम समाप्त करेंगे और जनता का विश्वास जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी। तो आपने देखा हमारे साथ प्रशांत केसरी जी मौजूद थे, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखी, हमारे सवालों का जवाब दिया। तो आप लोग भी अपनी राय जरूर दें कमेंट्स के माध्यम से। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, जय श्री राम।